हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू फलफम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट। और यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप पूजा 10 कोड यूज करेंगे, जहाँ से आपको 10% ऑफ मिलेगा। गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी। ठीक है, हमने आर्टिकल 14 15 डिस्कस कर लिया था। 15 के कुछ टू सब क्लॉज रहे थे, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 15 में क्या डिस्कस किया था कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन। किन ग्राउंड्स पर? ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और ये आर्टिकल ये भी कहता है कि स्टेट जो है वो कभी भी, मतलब स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन इन दिस ग्राउंड पर। ठीक है, और स्टेट को ये भी पावर दी गई है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। और इसके अलावा क्लॉज 4 में ये दिया गया है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससी और एसटी कास्ट के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना है इक्वालिटी को, ताकि इक्वल हो सके सभी लोग। ठीक है, प्रमोट करना है इक्वालिटी और एलिमिनेट करना है क्या, डिस्क्रिमिनेशन को, कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर, जो कि हमने अभी देखे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन इन ग्राउंड्स पर, जो कि ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स पर किसी भी तरह से स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ठीक है, और फिर नो सिटीजन, सेकंड क्लॉज कहता है कि कोई भी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन ग्राउंड्स पर, यदि वो किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना चाहता है तो, मतलब कभी भी पब्लिक रेस्टोरेंट को यूज करना चाहता है, होटल्स में जाना चाहता है, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में। ठीक है, तो वहां उसके साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी कहता है कि किसी कोई भी पर्सन यदि वो यूज करना चाहता है वॉल, टैंक, बाथिंग गार्ड्स, रोड, पब्लिक रिसोर्ट्स, तो उसके साथ कहीं भी तरह से भेदभाव नहीं होगा और उसे जाने दिया जाएगा। और 15 सब प्लस 3 क्या कहता है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, फिर है आर्टिकल 14, सॉरी आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। वो ये कहता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसके लिए, सोशली बैकवर्ड एजुकेशन, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए और एससी और एसटी कास्ट के लिए। ठीक है, इसको हमने बहुत डिटेल में देखा था। और आर्टिकल 15 सब प्लस 5 ये कहता है कि एससी एंड एसटी कास्ट के लिए जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किस मैटर में, यदि उनको कहीं भी एडमिशन लेना हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या जॉब से रिलेटेड कहीं कोई रिक्वायरमेंट हो, तब जो है वो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। लेकिन रिजर्वेशन का हम नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेट है वो प्रोविजन बना सकता है फॉर द एडमिशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है चाहे आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 में ये बोला गया है, ईबीएस कैटेगरी की बात करी गई है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे उन लोगों को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 हमने देख लिया था कि स्टेट जो है वो क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसी भी सिटीजन से के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, किन ग्राउंड्स पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर हमने देखा था डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। तो ये एक मध्य भारत, स्टेट ऑफ मध्य भारत का एक कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। वहां पर किन्हीं स्टूडेंट को रिजर्वेशन दी गई थी, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर द कैंडिडेट फॉर ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट थे उनके लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर पिटिशनर ने आर्ग्यू किया था, उन्होंने कहा, अपना तर्क दिया कि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन की। आप किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे इन ग्राउंड्स पर, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन ऑर्डर, कि ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो हमारा आर्टिकल 15 है सब क्लॉज 1, वो भले ही प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे ऑन द ग्राउंड जो कि मेंशन किए गए हैं इस आर्टिकल में, लेकिन स्टेट के पास ये पावर है। हमने फिर नेक्स्ट क्लॉज में यही तो देखा कि स्टेट के पास पावर है कि वो इन जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनकी एडवांसमेंट के लिए कई नए नए प्रोविजन बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रिजर्वेशन ऑर्डर था ना, वो एक स्पेशल प्रोविजन था, बनाया था किस एम के लिए, ताकि प्रमोट किया जा सके उन एजुकेशन एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी पिटीशन में ये बोला कि ये किसी भी तरह का वायलेशन नहीं है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 के अंडर, क्योंकि इन्होंने, भले ही यहाँ हम आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में हम देखते हैं कि स्टेट जो है वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन उसी के साथ हमने ये भी कहा है कि स्टेट के पास स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर एडवांसमेंट और प्रमोट करने के लिए इन कैटेगरीज को, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं या शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ऑल्सो ऑब्जर्व किया जो क्लासिफिकेशन जो की गई थी, उस कॉलेज में रिजर्वेशन दी गई थी, वो किसी भी तरह से वायलेशन नहीं कर रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। फिर हमने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रताप सिंह का केस देखा था। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेस पर दिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला था कि ये जो है क्या है कि आप जो है अदर, आपने, हमने बोला कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो ओबीसी एंड एससी एंड एसटी के लिए, लेकिन आप जो है वो किसी भी तरह से रिजर्वेशन नहीं दे सकते किसी को ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। तो ये क्या था, आपका वायलेशन कर रहा था आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का, ठीक है। और ये भी बोला कोर्ट ने कि आप जो है एडमिशन इस बेस पर ना लेते हुए, यदि आप इस बेस पर ले, मेरिट के बेस पर ले, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में हमने क्या देखा था कि ये फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में दिया गया है, ये फंडामेंटल राइट जो कि प्रोहिबिट करता है किसी भी सिटीजन को सोली बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। ये प्रोविजन जो है वो प्रोहिबिट करता है किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर देखो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में क्या दिया है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना चाहते हो, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, शॉप में जाना चाहते हो, होटल्स में जाना चाहते हो, तो आपके साथ वहां पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और आपको जाने दिया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी जो है वो ये कहता है कि यदि आप किसी भी पब्लिक फैसिलिटी को यूज करना चाहते हो, जैसे कि वॉल हो गए, टैंक्स हो गए, वॉकिंग घाट्स हो गए, रोड हो गए, प्लेस हो गया, आप जो है वो उनका यूज कर सकते हो, भले ही वो जो होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंडेड हो या ना हो, ठीक है। किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं किया जाएगा कि आप उनका यूज नहीं कर सकते हो। ये नेटवर्क जा रहा है, आप लोगों की साइड भी जा रहा है, या मेरे फोन में ही दिक्कत हो रही है? ठीक है, नेटवर्क क्लियर है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में लास्ट लाइन ये दिया गया है कि आप, पहले तो ये बोल दिया कि किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसके बाद उन्होंने क्लॉज दी है सेकंड,
लेकिन ये भी बोला कि ये प्रावधान किसी भी नागरिक को इन आधारों पर किसी भी विकलांगता, दायित्व और प्रतिबंध या शर्त के अधीन होने से रोकता है, कि आप किसी को भी डिसेबिलिटी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। आपकी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस और कैंडिडेट ऑफ दिस ग्राउंड, जो कि हमने बात करी ना कि 15 सब प्लस 2 सब प्लस ए में वही बात थी कि आप पब्लिक प्लेस का यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कहीं भी आपको रोका नहीं जाएगा किसी भी होटल्स में, किसी भी शॉप में जाने से। और आपका आर्टिकल 15 सब प्लस 2 ये कहता है कि यदि आप पब्लिक फैसिलिटी का यूज करना चाहते हो, जैसे कि वॉल हो गए, टैंक हो गए, वॉकिंग घाट्स हो गए, तो आप यूज कर सकते हो, आपको रोका नहीं जाएगा, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं किया जाएगा एक्सेस करने के लिए इन दीज फैसिलिटीज को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। और आपका आर्टिकल 15 सब प्लस 3 क्या कहता है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 सब प्लस 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, ये प्रोविजन देता है कि अलाउ किया जाएगा स्टेट को कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाओ किनके लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। और जनरल प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कि आप जो है वो स्पेशल, स्क्रीन स्टक हो रही है, अरे पता नहीं क्या दिक्कत होगी, अभी तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक था। सभी के साथ ऐसा हो रहा है। सुबह सुबह ही टाइम वेस्ट हो रहा है नेटवर्क के चक्कर में। अभी देखो, अभी ठीक है। हो जाएगा अभी ठीक, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में ये बोला कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ये प्रोविजन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, ताकि उनको क्या किया जाए, जैसे कि हमारे ऐतिहासिक रूप में क्या था, मतलब एंशियंट टाइम में, कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के साथ, स्पेशली वुमेन के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कि हम वुमेन और चिल्ड्रन को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देंगे, तो स्टेट जो है वो क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है, मतलब कोई भी नया पॉलिसी, कोई भी नया लॉ जो है वो बना सकती है। ठीक है। और फिर हमने आर्टिकल 15 से प्लस 3 में यही देखा कि स्टेट को परमिट किया गया है कि स्पेशल प्रोविजन बनाओ, बट विदाउट, ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाएंगे जो कि वायलेट करता हो फंडामेंटल राइट को, विदाउट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, जो कि गारंटी देता है ऑल सिटीजन की। ठीक है। स्पेशल, दी स्पेशल प्रोविजन में इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जिसका एम क्या है, अपलिफ्ट करना, कि वुमेन्स की, जो वुमेन और बच्चों का उत्थान करना, अपलिफ्ट करना वुमेन एंड चिल्ड्रन को, सच एज रिजर्वेशन, चाहे रिजर्वेशन देखिए, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी, कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो या हेल्थ केयर फैसिलिटी दे दो। ठीक है, तो आप इन तरीकों से क्या कर सकते हो, वुमेन एंड चिल्ड्रन को अपलिफ्ट कर सकते हो, उनमें डेवलपमेंट कर सकते हो।
तो यहाँ पर स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। और फिर हमने यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि हम जैसे कि आर्टिकल सॉरी जो सेक्शन 497 है, इस पर्सन को वहां पर चार्ज किया गया था अडल्ट्री के लिए सेक्शन 497 के अंडर। तो यहाँ पर उस पर्सन ने क्या करा था, जो पिटिशनर था, अपिलेंट था, सॉरी अपिलेंट था, उसने उन्होंने आर्गू किया कि देखो वुमेन्स को यदि अडल्ट्री करे कोई मेल पर्सन तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन वुमेन को पनिशमेंट नहीं दी जाती, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर? तो फिर बाद में क्या हो गया, कोर्ट ने जो है वो उसको मतलब सुना होगा बाद में पिटिशन बाद में, लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ एक राइट को छोड़कर आपके सारे के सारे राइट्स जो सिटीजन जो कि इंडिया के सिटीजन है उन्हीं को दिए जाते हैं। और ये जो अपीलांट था जिसने अपील करी थी वो क्या था, इंडिया का सिटीजन नहीं था, इसलिए इस अपील को डिसमिस कर दिया था, ठीक है। परमजीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का हमने केस देखा था, ठीक है। ये सरपंच से रिलेटेड था और ये रिजर्वेशन से रिलेटेड था। स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, सब क्लॉज 5(4) में बोला है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो किसके लिए, ओबीसी के लिए, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 15+4 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, अलाउ करता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को। और ये प्रोविजन जो है वो ओवर रूल करता है एनी पोटेंशियल कंफ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और any affirmative action program implemented by the government to address the historical social और एजुकेशन डिसएडवांटेजेस, ठीक है। कि हम ये जो प्रोविजन इसलिए बनाया गया है कि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि उन लोगों के साथ बहुत मिसबिहेव किया जाता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किए जाते थे, तो उससे जो है वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए और उस डिस्क्रिमिनेशन जो कि उनके साथ पहले होती थी उसको दूर करने के लिए उनको यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है कि आप जो है वो स्पेशल प्रोविजन बनाओ ताकि इन एरियाज में जो भी इन कैटेगरीज के लोग हैं तो ये क्या हो सके, डेवलप हो सके, ठीक है, और अपलिफ्ट हो सके। यहाँ पर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम का केस है। यहाँ जब गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने इशू किया था एक ऑर्डर, एलोकेट किया था सीट्स ऑफ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को किस बेस पर, कास्ट के बेस पर, ठीक है, और कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स को के बेस, कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट के बेस पर, कास्ट एंड कम्युनिटी के बेस पर यहाँ पर सीट्स को एलोकेट किया जा रहा था। तो यहाँ पर इस केस में 7 जज बेंच ने ये डिक्लेयर किया कि हमें ये पावर दी गई, हमने ये तो बोल दिया कि आर्टिकल 15+1 में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बोला गया कि स्टेट जो है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन दैट। लेकिन इन एक्सेस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट, जो कि चाहे एक, कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है चाहे वो फंडेड बाय द स्टेट हो या ना हो, ठीक है, लेकिन हम जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किस बेसिस पर, रिजर्वेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन दी जा रही थी ओबीसी एनएससी एनएसटी कास्ट को, तो इसको गलत नहीं ठहराया गया था, इसको ये बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, इसको अपलिफ्टमेंट और इनके एडवांटेजेस के लिए, मतलब डिसएडवांटेजेस हो रही थी या उनके साथ जो बिहेव या डिस्क्रिमिनेशन पहले हो रहा था तो उनसे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये जिस जगवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, ठीक है। यहाँ पर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनी सोलली ऑफ, मतलब यहाँ पर क्या किया गया था, एक कॉलोनी का निर्माण किया गया, वहां पर बिल्डिंग बनाई गई और ये बोला
कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या रह सकते हैं, हरिजन लोग रहेंगे। तो यहाँ पर फाउंड हुआ कि ये क्या है, वायलेटिव है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का। ठीक है, कि भले ही आप जो है टू हेल्प द एजुकेशन सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेजेस सिटीजन विदाउट वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 वाज एडेड इन दिस आर्टिकल। ठीक है, तो ये जो है वो कहता है कि यहाँ जो है वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कि यहाँ वही लोग रह सकते हैं जो कि हरिजन। ठीक है, फिर हमने ये केस देख लिया था, कहाँ तक देखा था, बालाजी तक देखा था ना। हाँ, रिजर्वेशन का हमने ये देखा था कि एक बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस हमने ये देखा था। और इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कैटेगराइज किया गया है चाहे ओबीसी एससी एसटी को। यहाँ पर ये स्पेशली केस था ओबीसी से रिलेटेड, अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि आप रिजर्वेशन दोगे लेकिन एक्सीड नहीं होनी चाहिए 50%। आप क्या बोल रहे हो, चंपकम केस में अगेंस्ट बताया है ऑर्डर स्टेट का? नहीं, यहाँ पर देखो स्टेट, ये जो मद्रास कोर्ट ने हेल्ड किया, क्या किया था, मद्रास गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि यहाँ पर सीट्स का अलोकेशन किया जा रहा था मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का। ठीक है, किस बेस पर, कास्ट और कम्युनिटी के बेस पर। ठीक है, तो हमने ये तो बोल दिया कि हम रिजर्वेशन कर देंगे उन स्टूडेंट, मतलब उन लोगों को जो कि ओबीसी एससी एसटी कास्ट में आते हैं, ये तो रिजर्वेशन देंगे। लेकिन इसके साथ साथ बोला है कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि ये अगेंस्ट है किसी भी तरह के, क्योंकि ज्यादातर आप देखें कि मैरिट के बेस पर ही जो है वो किसी को एडमिशन दी जाती है। हाँ, कुछ परसेंट जो है वो रिजर्वेशन दी जाती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि ऑर्डर वॉज अगेंस्ट, ये ऑर्डर क्या है, अगेंस्ट है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 से। ठीक है, कि जो जहां भी हमें बोला गया है कि ये जो आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और जब कोई पर्सन, जब कोई स्टूडेंट एक्सेस करना चाहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो मेंटेन बाय द स्टेट हो और रिसीविंग एनी एड आउट ऑफ स्टेट फंड। ठीक है, तो ये बोला था कि ये अगेंस्ट है कि आप किसी भी कम्युनिटी और कास्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं रख सकते, आप उन स्टूडेंट को या किसी भी तरह से उनको रिजर्वेशन नहीं दे सकते। हाँ, आप स्पेशल रिजर्वेशन बनाओगे, मतलब कोई भी स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बनाता है किसी ओबीसी और एससी कास्ट के लिए, तो उसके लिए अलग से जो है वो रिजर्वेशन रखी जाती है। आप देखेंगे कि आप भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, जब भले ही वो प्राइवेट है, पहले ये वो गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर कुछ क्राइटेरिया तो होता ही है कि आपको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता आपके साथ। और साथ ही साथ ओबीसी और एससी कास्ट के लिए इतना होता है कि वहां थोड़ा सा मेरिट में होता है कि आपका 50% या 45% पर के एससी एंड एसटी लोगों को भी एडमिशन मिल जाती है। तो इतना होता है, बाकी इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, फिर हमने बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस देखा। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस था, ये ओबीसी से रिलेटेड केस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के। यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया था कि आप जो भी आप रिजर्वेशन दोगे वो 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट केस है, यहाँ से न्यू कंसेप्ट जो है वो अपना स्टार्ट हो रहा है, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस यूएसबी बलराम। ठीक है, यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था स्टेट ऑफ एपी आंध्र प्रदेश वर्सेस यूएसबी बलराम, 1972 का केस है।
that caste should not be determining factor for belonging to backward classes, and the list of backward classes would automatically be upheld if they no longer require the special aid from the state. कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि आपकी कोई भी पर्सन जो है वो SC एंड ST कास्ट में आता है तो उसकी रिजर्वेशन बाद में खत्म नहीं होती, लेकिन कोई पर्सन OBC कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो उनकी रिजर्वेशन जो है वो खत्म हो जाती है यदि कोई भी उनकी फैमिली मेंबर जो है वो ग्रेड 1 की जॉब ले लेता है तो, ठीक है, तो उनकी रिजर्वेशन कुछ टाइम तक ही होती है जब तक कि उनकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब या मतलब ग्रेड 1 की जॉब ना ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि पिछड़े वर्ग से संबंधित जो भी OBC कैटेगरी से संबंधित जाति होने के नाते, मतलब इस कास्ट से बिलोंग करने के कारण आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये पर्सन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में आता है या नहीं आता है, ठीक है। पिछड़े वर्गों की सूची जो है वो स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी यदि उन्हें अब राज्य के से विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं है। मतलब जब इनको जरूरत नहीं है स्पेशल एड की तब इनकी ऑटोमेटिक ही क्या होगी, रिजर्वेशन जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये केस इससे रिलेटेड था, याद रखना OBC कैटेगरी से रिलेटेड है। और ये बोला गया था कि हम किसी भी पर्सन को उसकी कास्ट से क्या कर सकते हैं, ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये जो है वो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में आता है या नहीं आता है। तो ये इसकी जो रिजर्वेशन है ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगी यदि उसको जरूरत नहीं है किसी भी स्पेशल एड फ्रॉम स्टेट से, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन का केस। यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया था प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट टू स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरिया वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि यहां पर क्या किया जा रहा था, स्टूडेंट की रिजर्वेशन किस तरह से दी गई थी, जो कि रूरल एरिया से आते हैं, ठीक है, रूरल एरिया से आते हैं। यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो रिजर्वेशन आप दे रहे हो जो कि रूरल एरिया के स्टूडेंट को दे रहे हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, as poverty in a rural areas does not equate to backwardness, कि कोई पर्सन रूरल एरिया से है और साथ ही साथ वो गरीब है तो ये इससे रिलेट नहीं करता कि वो बैकवर्डनेस में आता है या किसी भी तरह का अदर बैकवर्ड क्लासेस में आता है। और उसको रिजर्वेशन कुड ओनली बी प्रोवाइड, हम रिजर्वेशन किस तरीके से देंगे, ओनली किस पर देंगे, सोशली एजुकेशनली और बैकवर्ड क्लासेस के बेस पर देंगे, ठीक है। तो ये केस किससे रिलेटेड था, यहां पर स्टूडेंट को रिजर्वेशन दी गई थी, रिजर्व सीट की गई थी आपकी रूरल एरियाज के बेस पर, तो यहां पर कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का में ये कहा गया है, ठीक है, प्रोविजन हमने देख लिया ना, आर्टिकल 14 सब क्लॉज 4 में स्पेशल प्रोविजन मिला सकता है SC ST कास्ट के लिए। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में ये बोला गया है कि परमिट द गवर्नमेंट को परमिशन दी गई है टू आप मेक प्रोविजन, कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को और शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, किस रिगार्ड में, विद रिगार्ड ऑफ देयर एडमिशन, ये स्पेशल प्रोविजन है एडमिशन और टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, चाहे इंक्लूडिंग द प्राइवेट और एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और चाहे वो एडेड है बाय द स्टेट और नहीं है। ये क्लॉज जो ऐड किया गया था आपका फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के दौरान, ठीक है, समझ आ रहा है। अब तो ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है ना, अब स्क्रीन तो अच्छी क्लियर दिख रही है मेरे को भी, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोविजन बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, चाहे आप एडमिशन ले रहे हो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो एडेड और अनएडेड बाय स्टेट है। तो ये प्रोविजन जो है वो क्लॉज ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, ठीक है। और द क्लॉज जो है ये स्पेसिफाई करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग सच स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ, कि किसी कुछ भी
कोई भी राज्य जो को कानून द्वारा ऐसे विशेष प्रावधान बनाने से जो है वो नहीं रोका जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी ग्रांट करता है सिटीजन को कि आपको राइट है प्रैक्टिस करने का किसी भी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। हाउएवर ये क्या है, सब्जेक्ट है टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कि इम्पोज की जाती है स्टेट के द्वारा इन इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, ललिता जी आपको भी समझ आ रहा है? और एक कौन है क्लास में? अभिजीत जी, आपको भी समझ आ रहा है? और ये क्लॉज, द क्लॉज ऑल्सो मेक एन एक्सेप्शन, ये क्लॉज जो है वो एक्सेप्शन है फॉर माइनॉरिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि रेफर करते हैं क्लॉज 1 जो रेफर किया गया है आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में। ठीक है, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 जो है गारंटी करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज को, वेदर कि बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पर एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, उसको बाद में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें ये बोला है कि आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 बात करता है अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है उनके राइट को गारंटी देता है कि चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, भाषा पर आधारित हो, वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना जो है वो कर सकते हैं और आपका प्रशासन चला सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सेप्शन दी गई है कि ये जो आर्टिकल है, मतलब ये जो प्रोविजन है, इससे हटकर हम क्या करेंगे, एक नया प्रोविजन बनाएंगे, स्टेट जो है वो नया प्रोविजन बनाएगी। ठीक है, किससे रिलेटेड? एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, SC NST OBC कैटेगरीज के लिए। इन एसेंस आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जो है वो अलाउ करता है स्टेट टू प्रोवाइड अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जो है वो राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्यवाही या आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है। कि हाँ, मीन्स की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं। देखो कि रिजर्वेशन हमने बोला कि जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 है जिसमें बोला कि हम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, स्पेशल प्रोविजन बनाएगी SC ST और OBC के लिए। लेकिन ठीक है, किस रिगार्ड में, मतलब किस लिए? एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट में एडमिशन लेनी हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेनी हो, चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेनी हो। लेकिन ये बोला कि ये एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, यहां पर ये एक्सेप्शन दी गई है कि आप माइनॉरिटी जो कि हमने आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में दिया गया है ना, कि आप माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर कुछ एक माइनॉरिटी इसको अलाउ किया गया है कि आप अपने रिलीजन या अपनी लैंग्वेज के बेस पर यदि आप जो है वो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, नॉट अलाउ नहीं, अलाउ है। ठीक है, इसीलिए तो बोला कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 की ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पर अलाउ दिया गया है, कि आप अलाउ किया गया है कि आप बनाओ। देखो कि माइनॉरिटी के लिए हम अलाउ क्यों करते हैं? ताकि माइनॉरिटी हम उसे बोलते हैं जो कि बाकी लोगों से थोड़ी सी उनकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक जिसे हिंदी में कहते हैं। तो हम उनको क्यों अलाउ करते हैं कि आप जो है वो क्या करें, अपने लैंग्वेज और अपने रिलीजन के बेस पर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। किस लिए? ताकि जो माइनॉरिटी है वो कभी भी ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो कि खत्म हो जाए, वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सके। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज मतलब होता है ना कि अपनी जैसे कोई अल्पसंख्यक लोग हैं जो बहुत कम है, ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उनकी जाति कोई मतलब कोई भी ऐसा कैटेगरी है जो समाप्त हो जाए। तो हमारा स्टेट जो है वो आप जानते हैं सर्वधर्म संभव देश है और सभी लोग जो है वो मिलजुल कर रहे थे, इसलिए सभी को इक्वालिटी दी गई है। तो यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शन दी गई है इन लोगों को कि आप जो है वो ऐसा कर सकते हो। ठीक है,
हाँ, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 देखो, ये अलाउ करता है स्टेट को प्रोवाइड अफर्मेटिव एक्शन फॉर रिजर्वेशन और फॉर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि राज्य में कोई भी शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक सकारात्मक कार्यवाही या आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है। और दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस, ये प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था टू इंश्योर दीज marginalized section of society have access to education and promote equality of opportunity। कि ये प्रावधान इसलिए दिया गया था, ये सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि समाज में इन हाशिए वाले वर्गों की तक जो है वो शिक्षा पहुंच सके। मतलब ऐसे लोग हैं जो कि देखो कि पहले लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, मतलब ऐसा बहुत होता था एंशियंट टाइम में कि कास्ट से लेकर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता, बहुत भेदभाव होता था। तो हम इसलिए इस प्रोविजन को बना रहे हैं ताकि एजुकेशन के मामले में हर कोई पर्सन जो है वो हर किसी पर्सन की पहुंच हो सके, एक्सेस कर सके हर सोसाइटी का पर्सन एजुकेशन को, और प्रमोट किया जा सके इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, एंड हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशन, और ये जो है वो अप्लाई नहीं होता माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि मोहम्मद जी ने भी पूछा था। ठीक है, तो उनको जो है वो एक्सेप्ट किया गया कि आप जो है ऐसा कर सकते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट हैव एजुकेशन राइट, कि आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस से। ठीक है, अब मोहम्मद जी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है, यहाँ पर अलाउ किया गया है स्टेट को कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाओ किसके लिए, एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखो आ गया ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ऑफ द सिटीजन अदर देन सोशली बैकवर्ड, कि यहाँ पर आप यदि ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते, अदर देन बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते हैं, शेड्यूल कास्ट में नहीं है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, तो आप उन लोगों को जो कि आपके एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते हैं, शेड्यूल कास्ट में नहीं आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते हैं, तो आप उन लोगों को क्या दो, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आप उनके लिए प्रोविजन बनाओ। ठीक है, विच हैज ऑलरेडी, जो कि कवर किए। देखो आर्टिकल 15 सब प्लस 4 में स्पेशल प्रोविजन देखा ना हमने कि एससी एंड एसटी कास्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो आर्टिकल 15 सब प्लस 5 में बोला कि स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या एडमिशन। ठीक है, एडमिशन के कंसेप्ट में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 हमने देखा। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 बात करता है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड। वो भी फैसिलिटी उन लोगों को दी जाएगी, वो भी रिजर्वेशन उन लोगों को दी जाएगी जो कि कहाँ कवर नहीं है, ओबीसी में कवर नहीं है, आपके एससी और एसटी कास्ट में कवर नहीं है, जो कि जनरल में आते हैं। ठीक है, तो वहां उनको 10% रिजर्वेशन दी जाती है। क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 जो है वो अलाउ करता है स्टेट को कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाओ किसके लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ईवीएस ऑफ सिटीजन अदर देन, जो कि कवर नहीं किए गए हैं क्लॉज 5 और क्लॉज 4 एंड 5, जो कि हमने देखा ना ओबीसी और एससी एसटी कास्ट के लिए रिजर्वेशन। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बनाओ ईवीएस का। ठीक है, दिस मीन द स्टेट जो है वो प्रोविजन बना सकती है इकोनॉमिक मतलब कि ताकि सभी लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो सही हो सके। तो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, एनी सिटीजन जो कि फॉल होते हैं यदि उनका इकोनॉमिक लेवल जो इनकम लेवल जो है वो कम है, और रिगार्डलेस ऑफ देयर द कास्ट और कम्युनिटी। ठीक है, और वो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं जिनको रिजर्वेशन दी गई है, तो आप जो है वो एक नया प्रोविजन बना सकते हैं। ठीक है, क्लॉज बी क्या कहता है, यहाँ पर स्टेट को अलाउ किया गया है कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाओ विद एडमिशन टू द, देखो यहाँ हमने क्या बोला कि स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, किस बेस पर बनाएंगे, उनका हम इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे, जिन लोगों की आपकी इनकम कम है। ठीक है, और मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम उनके लिए जो है ईवीएस का एक प्रोविजन बनाएंगे, उनकी रिजर्वेशन बनाएंगे। लेकिन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6
सब क्लॉज बी में ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है विद रिगार्ड फॉर द एडमिशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहाँ पर ईबीएस के लिए एडमिशन से रिलेटेड नया प्रोविजन बना दिया। ठीक है, अदर सिटीजन अदर देन जो कि कवर नहीं किए गए हैं क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, वेदर जो एडेड हो या नहीं हो, चाहे वो जो स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो या ना हो, चाहे उसको गवर्नमेंट फंडेड करती है, एड देती है या नहीं देती है। However, such provision for admission would be in addition to existing reservation। ठीक है, इसलिए बोला है हालांकि प्रवेश के लिए ऐसे प्रावधान मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होंगे और अधिकतम 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि हमने बोला कि हम एजुकेशन के मामले में, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह की एडमिशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ईबीएस कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन देंगे और 10% से कम नहीं होनी चाहिए और 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखो, जिसमें 16 जनवरी 2013 in the two-third majority, the Supreme Court held to a 103rd Constitution Amendment providing EVS reservation। यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था अपना, अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएस आरक्षण प्रदान करने वाले 103 वे संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखा और इसके साथ न्यायालय ने पूरी तरह से आर्थिक पिछड़ेपन को शामिल करने के लिए आरक्षण लाभों का भी जाल जो है वो बढ़ा दिया। ठीक है, कि ऐसे लोग जो कि आपके फाइनेंशियली ठीक नहीं है उनकी कंडीशन, तो हम उनको रिजर्वेशन देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और इसको जो है वो कब ऐड किया गया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्राउन religion, caste, sex, place of birth, और interpretation of this article by the judiciary evolved हुई है over the year और expand किया गया है इसके स्कोप को। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की किसी भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ हिस्टोरिकली, जो कि हम उन लोगों के को एडवांसमेंट देंगे, मतलब हम उन लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं जिनके साथ पहले गलत व्यवहार होता था। ठीक है, और वो किसी भी तरह से पिछड़े रह गए हैं, तो उन लोगों को हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी रिजर्वेशन देंगे और हर तरह की फाइनेंशियल उनको मतलब रिजर्वेशन देके उनको जो है वो ऊपर उठाएंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे उन सभी एरियाज के लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्सो क्लेरिफाई किया है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन बी बेसिस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, बट नॉट Article 15 subclause 4 subclause 5, which are especially limited to the socially educational backward classes or scheduled caste or scheduled tribe। ठीक है, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि आर्थिक पिछड़ापन जो है वो आपका हम कहाँ देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 15 सबक्लॉज 6 में देखेंगे, जो कि ईबीएस कैटेगरी के तहत सकारात्मक कार्यवाही का आधार हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और 5 के तहत जो है वो नहीं होगा, जो कि विशेष रूप से सामाजिक, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और 5 में तो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं किसको, जो कि लोग आते हैं ओबीएस में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, एससी और एसटी कास्ट में। ठीक है, तो यही था इस सेशन में, जो कि हमारा 15 आर्टिकल 15 था, लेकिन आपको जाना नहीं है, एक दो केस देख लेते हैं फिर नेक्स्ट केसेस में ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा टाइम लग गया ना इसको। ठीक है, 14 थोड़े से लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे हम। आर्टिकल 14 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म द फंडामेंटल नॉर्म्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी।
क्योंकि भारत का संविधान जो है वो भारतीय समाज का एक मूलभूत मानदंड है और वेरियस फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो कि अंडर सर्व और स्वॉन दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ठीक है, आपके वेरियस अलग अलग राइट दिए हैं, फंडामेंटल राइट दिए हैं, राइट्स में भी सब क्लॉज दिए गए हैं, अलग अलग प्रोविजन को बिल्कुल क्लेरिफाई किया गया है। ठीक है, तो इन दिस आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि 14 इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट केस है, ये हमने देखा भी है आई थिंक ना, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम 1950 के तहत कुछ अपराधियों की तेजी से सुनवाई प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था और इस अधिनियम की जो सेक्शन 3 है ने राज्य सरकार को विशेष न्यायालय का गठन करने के लिए का अधिकार दिया और जो सेक्शन 5 था जिसकी संवैधानिकता को लागू किया गया था और ना इस विशेष न्यायालय को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ऐसे अपराध की सुनवाई करने की अनुमति दी जो कि सेक्शन 5 में चैलेंज किया गया। उस ग्राउंड पर देयर इज नो ऑब्जेक्शन फॉर मेकिंग द क्लासिफिकेशन बिटवीन द डिफरेंस ऑफेंस और आपका एक्ट। Supreme Court invalidate the act because it conferred arbitrary power in the government to classify offences or classes of offence at its pleasures. Act did not lay down any policy guideline or classification of such offence। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को अमान्य कर दिया क्योंकि इसने सरकार को अपनी इच्छा से अपराधों और अपराधों के वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए मनमानी शक्तियां जो है वो दी थी। तो इस अधिनियम ने ऐसे अपराधों के वर्गीकरण के लिए कोई ऐसी नीति, एक मिनट सुन लीजिएगा, ऐसे मत सोचिएगा कि ऊपर ऊपर से जा रहा तो हम छोड़ ही देंगे। ठीक है, तो सुन लीजिएगा। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का एक केस है, 1952 का है, AIR 75 सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, द वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट आया 1950 का जिसमें इंस्टीट्यूट किया गया और प्रोवाइड किया गया फॉर द स्पीडियर ट्रायल ऑफ सर्टन ऑफेंसेस कि किन्हीं किन्हीं ऑफेंसेस में हम क्या करेंगे कि तेजी से सुनवाई करने के लिए इसको बनाया गया था स्पेशली। कि इस एक्ट को हमने क्यों बनाया था इन्होंने, मतलब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, कि ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, ताकि तेजी से सुनवाई हो सके। तो सेक्शन 3 जो है वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को, इस एक्ट का सेक्शन 3 एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूट करोगे स्पेशल कोर्ट। ठीक है, इस एक्ट का जो सेक्शन 3 था उसमें ये बोला गया था कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी स्पेशल कोर्ट। एंड सेक्शन 5 बात करता है दोज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अलाउ की, मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया गया था कि आप जो है वो स्पेशल कोर्ट बनाओगे ट्राई करने के लिए उन ऑफेंसेस को जो कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए हैं। ठीक है, और लेकिन सेक्शन 5 वाज चैलेंज, सेक्शन 5 को चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 5 को ये बोला, सेक्शन 5 में ये बोला, इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया इस केस को कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है मेकिंग द क्लासिफिकेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कि अदर जितने भी ऑफेंस हो रहे थे, मतलब बाकी के ऑफेंस और इस एक्ट के तहत जितने भी ऑफेंस है उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि आप कोई नया एक्ट लेके आ रहे हो। ये वेस्ट बंगाल वर्सेस वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट बनाया था उन्होंने, इसमें भी सेम वही ऑफेंस ये थे जो कि अदर हमारे अदर लॉज में जो ऑफेंस दिए, जैसे कि आईपीसी में जो ऑफेंस दिए गए वही ऑफेंस थे। बस ये था कि उनकी गवर्नमेंट ने खुद से जो है वो अपना एक एक्ट बना दिया था, किस लिए कि हम क्या करेंगे, स्पीडी ट्रायल करेंगे। और ये भी बोला गया सेक्शन 3 जो है वो इस एक्ट का ये पावर देता है कि कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है कोई स्पेशल कोर्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट कहा
एक्ट को बिकॉज इट कन्फर, ये आर्बिट्ररी पावर, क्योंकि ये क्या कर रहा था, कन्फर आर्बिट्ररी पावर दे रहा था किसको, गवर्नमेंट को, कि वो क्लासिफाई करेंगे और क्लासेस ऑफ ऑफेंस एट इट्स प्लेसर्स। क्योंकि यहां पर सरकार ने क्या किया था, खुद से जो है वो नया एक्ट बनाया था, ठीक है, स्पेशल कोड बनाने की तो उनको पावर थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक ऐसा नया एक्ट बनाया था, उन्होंने तो बोला कि हम स्पीडी ट्रायल के लिए बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां जो ऑफेंस थे उस एक्ट में और अदर कोई ऑफेंस थे, तो उनमें मतलब अदर लॉज में जो ऑफेंस है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो ये बोला गया था कि हम स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं। स्पेशल कोर्ट क्यों बनाई जाती है, आप जानते हैं स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है किसी स्पेशल मुद्दे से रिलेटेड, जैसे कि फैमिली कोर्ट बनाई जाती है, तो वहां पर स्पेशली क्या होता है, फैमिली से मतलब डाइवोर्स या मैरिज से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो सुनवाई जाते हैं, ठीक है। यदि हम किसी भी ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहां पर हम ट्रिब्यूनल में उसी मैटर से रिलेटेड जिससे वो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वो कोर्ट एस्टैब्लिश करी गई है, तो उसी से रिलेटेड हम केस प्रेजेंट करेंगे ना। तो यहाँ पर किसी भी तरह का उन्होंने डिफरेंस नहीं बताया था कि इस एक्ट में स्पेशली कौन से लॉ होंगे और कौन से हमारे केसेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट कहा इस एक्ट को, बिकॉज ये आर्बिट्रेरी पावर दे रहा था गवर्नमेंट को कि आप क्लासिफाई कर रहे हो ऑफेंस और ऑफेंसेस को अपने प्लेजर किया, मतलब मनमानी शक्तियों को ये दर्शा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी इच्छा से काम कर रही है, अपने मनमानी शक्तियों का प्रयोग कर रही है। तो इस एक्ट, ये जो एक्ट है, एक्ट डिड नॉट ले डाउन एनी पॉलिसी और गाइडलाइन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सच ऑफेंस, कि ये जो एक्ट था, ये जो लॉ बनाया था उन्होंने, ये स्पेशल एक्ट बना दिया, तो ये किसी भी तरह से क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा था कि ये ऑफेंस, इस ऑफेंस से रिलेटेड हम स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं, स्पेशल कोई लॉ बना रहे हैं। As a result, the provision or different treatment was granted appellant. और जो नेसेसिटी है स्पीडी ट्रायल की was too vague or uncertain a criteria to form the basis of valid or reasonable classification. कि एक हम जो स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं ये एक आवश्यकता है और वैध है, क्योंकि हर जगह, ये आप जरूरी नहीं कि आपके स्टेट में भी है, आप देखोगे यदि आप लोग भी कोर्ट जाते होंगे तो आप देखें तो कोर्ट में कितनी ज्यादा केसेस होते हैं बहुत, और कितने ही ज्यादा केसेस जो पेंडिंग 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 चले हुए। एक केस जो कि सिविल मैटर का है, जिसको या हार्डली 2 या 3 ईयर में जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो केस समाप्त ही नहीं होते, इवन की लोगों की जिंदगियां तक खत्म हो जाती है, 20-20 22-22 साल हो जा रहे हैं, आज तक केस खत्म ही नहीं हो रहे। तो ये स्पीडी ट्रायल का जो मुद्दा है वो एक वैध है और उचित वर्गीकरण है, लेकिन ये जो उन्होंने एक्ट बनाया है ये मानदंड जो है वो बहुत अस्पष्ट है, अनिश्चित था, इसलिए ये मामला जो है वो आपके आर्टिकल 14 के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला, मतलब एक ले डाउन करने वाला फाउंड का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14 के अंदर जो है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्ट को क्या बना दिया गया था, मतलब इनवैलिडेट करार कर दिया गया था, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट केस है हमारा एक रामकृष्ण दलमिया वर्सेस स्टेट ऑफ तेंदुलकर। देखो देखो 14 केस है, देख लो, यदि आप लोग जो है वो खुद से पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में नया आर्टिकल करवा दूंगी, आर्टिकल 15 करवा दूंगी, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ई पी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यू डॉक्ट्राइन जो कि आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट जो कि प्रपाउंड किया गया था बाय द भगवती, जस्टिस भगवती के द्वारा, ठीक है। तो इस केस को काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये बस इसमें ये बोला गया था कि ये जो सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 19 और 21, ये जो है वो क्या है, कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। जहां पर भी एनी लॉ जो कि इंटरफेयर कर रहा है विद द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन मस्ट बी सेटिस्फाई अ ट्रिपल टेस्ट, कि कैसा होना चाहिए, कि ऐसी कोई प्रक्रिया है जो कि निर्धारित करनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं और प्रोसीजर मस्ट भी कैसा होना चाहिए,
टेस्ट ऑफ वन और मोर फंडामेंटल राइट कन्फर करता हो, आर्टिकल 19 में ये मे बी एप्लीकेबल टू गिवन द सिचुएशन। यहाँ पर आर्टिकल 19 और 1921 को जो है वो ये बताया था कि ये सारे आर्टिकल जो है वो एक जैसे हैं और एक दूसरे के साथ इनको पढ़ा जाना चाहिए। कहीं राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है तो आपको इक्वालिटी तभी आएगी जब इक्वालिटी आएगी, तभी तो आपको फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, यदि इक्वालिटी ही नहीं हुई तो फ्रीडम कहाँ से मिलेगी? और फ्रीडम हुई तो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी चाहिए। फ्रीडम तो ये बताता है कि हम क्या है, हमें राइट है कि हम किसी भी तरह का जीवन यापन करें, तो हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पावर दी जाती है, तो आपको स्पेशल प्रोविजन दिया गया, आपको राइट दिया गया, तो वहां के साथ कहीं ना कहीं कोई ड्यूटी भी स्टैब्लिश की जाती है कि आप जो है, आपको राइट दे दिया तो आपको ड्यूटी भी दी जाती है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, रिजर्वेशन से रिलेटेड केस है, इसको देख लीजिएगा। दिस इज लैंडमार्क जजमेंट है, किसके एस्पेक्ट में? रिजर्वेशन इन इंडिया के एक्सेप्ट में। ठीक है, मोहम्मद जी, ललिता जी और अभिदेश जी, इस पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैम जो सब क्लॉज ऐड किए हैं उसकी अमेंडमेंट अभी लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है, अमेंडमेंट भी मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है मोहम्मद जी। ठीक है, तो आप इन केसेस को 1 मिनट थोड़ा सा सुन लो फिर जाओ। ठीक है, तो जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो लैंडमार्क जजमेंट थी किसके लिए? रिजर्वेशन से रिलेटेड थी। यहाँ पर कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था द रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 का क्या रिलेशन है। इसमें इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 14, बोले जस्ट आर्टिकल 14 जो परमिट कर रहा है कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। हमने देखा था ना कि आर्टिकल 14 में ये बोला गया था कि कोई ऐसा एरिया है जहां कुछ लोग जो है वो काफी ज्यादा जैसे रिच हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े से जिनकी इनकम कम है, तो हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं कि उनको रिजर्वेशन दे देंगे, रीजनेबल क्लासिफाई कर देंगे, तो हम उनको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन देके उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, उनको इक्वल इक्वल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बोला आर्टिकल 14 जो है वो परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की, और so does Article 16 sub clause 1. A classification may involve the reservation of seat or vacancies. ठीक है, कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और वैकेंसी की यहाँ पर बात की गई आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में। तो इसका प्रिंसिपल एम क्या है आर्टिकल 14 एंड 16 का? कि इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी को जो है वो प्रमोट करना है, मेन एम ये। आर्टिकल 16 का एम क्या है? कि अचीव करना वेरियस सेम ऑब्जेक्ट, बोथ द प्रोविजन जो है वो आपके सेम सेम है, दोनों का। और एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का केस है। यहाँ पर वही था जो हमने लास्ट में केस डिस्कस किया था कि एक वुमन जिसको 35 ईयर एज होने के बाद रिटायरमेंट कर दे दी जाती है, ठीक है, तो यदि वो इससे पहले ही अपनी जॉब के दौरान ही प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जा रहा था उसकी जॉब से। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये वायलेशन करता है आर्टिकल 14 की। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं इस केस को, या इससे रिलेटेड ही ये हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया था। तो ये जजमेंट सॉट इनटू इनफोर्स, ये जजमेंट जो है इस फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत जो भी महिलाएं हैं जो कि वर्किंग वुमेन है, ठीक है, उनके द्वारा मांग की गई थी सेक्सुअल हरासमेंट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ वुमन और जेंडर इक्वलिटी विच इज कोडिफाइड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस केस के आने के बाद भी हमने एक्ट बनाया था। अब देखें 1997 में हमारा ये केस आया था स्टेट ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इस केस में जो गाइडलाइन हेल्ड हुई थी जिसे विशाखा गाइडलाइन भी कहा जाता है,
उसके बाद हमने 2013 में इन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए एक नया लॉ बना दिया था। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें लीगली रिकॉग्नाइज किया गया था एक पर्सन जो कि फॉल होता है आउटसाइड द फीमेल और मेल जेंडर बाइनरी, इंक्लूडिंग द पर्सन हु आइडेंटिफाई एज अ थर्ड जेंडर। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 वाज फॉर्म किया गया है उसको जेंडर न्यूट्रल टर्म। ठीक है, यहाँ पर जो आर्टिकल 14 है उसमें ना कि फीमेल मेल बल्कि थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड किया गया, हर एक पर्सन मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन को भी इंक्लूड किया। हर एक पर्सन का राइट है राइट टू इक्वालिटी का। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी को एक्सटेंड किया गया था ट्रांसजेंडर पर्सन ऑल्सो। ये इस केस में किया गया था तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी है, इसको देख लीजिएगा, नवतेज सिंह जौहर। देख लेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, हो जाएगा ना? जो जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं मैंने आपको बता दिए, हो जाएगा ना? जल्दी से बता दो, दोबारा से थोड़ी ना करवाना है ये। फिर नेक्स्ट सेशन में हम आर्टिकल 15 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके मोहम्मद जी, ललिता जी और अवतेश जी। यस मैम, कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके ना? हाँ, पीडीएफ तो मैं अभी थोड़ा टाइम के बाद जो है वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन बाकी सभी को पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं ना? पीडीएफ तो मैं थोड़ा टाइम के बाद ही। देखो अवतेश जी, मैंने कल भी कहा था कि अदर देन ऐप तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो बाउंड हूँ। हाँ, आप सर से बात कर सकते हो तो सर करवा सकते हैं, मैं इस बात के लिए इस अब मैं बार बार क्या बोलूं। ठीक है, यस मैम मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी ही ड्यूटी है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊं, वो भी फिलर फॉर्म के ऐप पर। ठीक है, ग्रेट प्रॉब्लम, ये तो मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं ये तो कह रही हूँ कि आप जो है वो डिस्कस करो, तब करिएगा जब गूगल मीट्स होगी। ठीक है, तो वहां पर आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बाकी स्टूडेंट जो भी है ना, वो सारे ही आपको, यदि आप बोलेंगे तो वहाँ अदर अदर कोर्सेज में भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सेम प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो यदि सारे बोलेंगे तो सर अपने आप मान जाएंगे, तो फिर पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो और एक और बात पूछनी थी मेरे को, क्या इस क्लास को दोबारा से मतलब 10 बजे जो है वो सेकंड क्लास ली जा सकती है 10 AM पर? मतलब आज 8 PM वाली क्लास जो है वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम है, लेकिन आप बता दो यदि 10 AM पर आप ले लेते हो तो फिर मैं अभी क्लास ले लूंगी, अदरवाइज मेरे को शाम को ही लेनी पड़ेगी फिर। जल्दी जल्दी बताओ। वैसे आप लोग इस टाइम फ्री होते हो ना सारे? आवाज आ रही है? काम है कोई तो मेरे को बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, नो प्रॉब्लम। और ललिता जी आप बताओ। अवितेश जी आप भी बताओ। यदि किसी को काम है तो मैं बाद में ले लूंगी, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, बस ये था कि 10 AM को
फिर आप लोग भी फ्री हो जाओगे, फिर आपकी वही क्लासेस रहेंगी पेपर 1 की, फिर आप लोग यहाँ से फ्री हो जाओगे। जल्दी जल्दी बताओ ललिता जी कहाँ पर है, चली तो नहीं गए? अभितेश जी, ओके, ठीक है। हाँ तो जो कोई भी रिकॉर्डेड देखेगा, नो प्रॉब्लम, ओके ओके, ठीक है। 10 AM पर जो है वो दोबारा से अपनी क्लास कर लेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।